लेके आ गया हूं एक और नया एपिसोड सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एक और एपिसोड लेके आ गया हूं मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए प्रोडक्शन फंक्शन को। सो गाइस, व्हाट इज प्रोडक्शन? तो यार नॉर्मली हम समझते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। गुड, कोई बात नहीं। बट इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोई भी ऐसी एफर्ट जो आपने सेटिस्फैक्शन डेवलप करने के लिए करी है, जिससे आप क्रिएट कर रहे हो वैल्यू, जिससे आप ऐड कर रहे हो वैल्यू किसी भी गुड्स या सर्विसेज में। सो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन वर्ड है ना, उसका जो मीनिंग है वो बहुत ब्रॉडर है। सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना इज नॉट प्रोडक्शन। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैंने बोला क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तो तुम बोलोगे कि सर किस टाइप की यूटिलिटी? तो यार 4 टाइप की यूटिलिटी होती है। एक फॉर्म यूटिलिटी, तो जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, दिस इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी, जगह चेंज करने से भी यूटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे माइंस में से जब आप कोयला निकालते हो तो माइन के अंदर धसा हुआ है कोयला जो होता है उसकी वैल्यू कम होती है, बट जो कोयला बाहर निकाला हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा। दिस इज प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी, भाई तत्काल की टिकट लेते हो तो ज्यादा प्राइस पे करते हो ना, दिस इज टाइम यूटिलिटी, परफेक्ट टाइम पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना। एंड फोर्थ इज पर्सनल यूटिलिटी। सो यार पर्सनल यूटिलिटी का मतलब है जो सर्विसेज से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है। मतलब जो चार्टेड अकाउंटेंट आपको सर्विस देता है, जो डॉक्टर आपको सर्विस देता है, ये सब क्या है? पर्सनल यूटिलिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने बोला कि प्रोडक्शन इज व्हाट? क्रिएशन या एडिशन ऑफ यूटिलिटी, बराबर साहब। आपने बताया यूटिलिटी 4 टाइप की है, बराबर साहब। तो क्या प्रोडक्शन करने के लिए ये चारों यूटिलिटी एक साथ होना जरूरी है? आंसर है नहीं। एट ए टाइम कोई एक यूटिलिटी भी क्रिएट करोगे तो वो प्रोडक्शन है, चारों का एक साथ होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब जब हम बात करें प्रोडक्शन की, सो हमें पता है कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे। यार इनपुट को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में, आउटपुट में। सो इनपुट क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? तो यार रॉ मटेरियल तो आता ही आता है, इसके अलावा लेबर आता है, कैपिटल आता है, एंटरप्रेन्योरशिप आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यार एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो लैंड होता है ना, उसका रिवॉर्ड होता है रेंट, एंड इसका नेचर ऑफ रिवॉर्ड है फिक्स्ड। रेंट फिक्स जाता है, आप 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट बनाओ, रेंट तो फिक्स जाएगा। लेबर को आप क्या पे करते हो? वेजेस। तो वेजेस क्या है? फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये अज्यूम करा है कि लेबर को हमने परमानेंट बेसिस पे हायर करा है, इसलिए इन्होंने इसको बोल दिया फिक्स्ड। यार कैपिटल के बदले में क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। सो मैं अगर बात कर रहा हूँ कैपिटल के इंटरेस्ट की, ये भी तो फिक्स्ड है बॉस। 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट बनाओ, बैंक को इंटरेस्ट तो सेम ही पे करोगे ना। बट अगर मैं बात करूं एंटरप्राइज की, एंटरप्रेन्योर की, तो उसको बदले में मिलता है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज वेरिएबल। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब जब मैं बात कर रहा हूं इतने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो यार एक बार फीचर्स डिस्कस करते हैं अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। सबसे पहला है लैंड। तो यार लैंड सबको पता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है यार, भगवान ने बना के दी है, अपन ने थोड़ी बनाई। एंड क्वांटिटी ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती, कम हो सकती है अगर चाइना वाले थोड़ा सा कब्जा कर ले, वो अलग बात है। बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग लैंड की क्वांटिटी फिक्स्ड है। एंड यार अगर मैं पूरी इकोनॉमी के एंगल से बात करूं ना, तो सप्लाई की लैंड परफेक्टली इनइलास्टिक है। पूरी कंट्री लेवल पे जब बात होगी तो कंट्री के पास जितनी लैंड है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो उतनी की उतनी रहेगी, वरना वर्ल्ड वॉर हो सकते हैं। तो कंट्री लेवल पे लैंड की सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। बट अगर मैं किसी इंडिविजुअल के एंगल से बात करूं, मैं तुमसे बात करूंगा डायरेक्टली, तुम्हारे घर की वैल्यू क्या, जिस घर में तुम रहते हो उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगी? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? अगर मैं तुम्हें बोलूं मैं 10 करोड़ देने को तैयार हूं तुम्हारे घर के, तो बेचोगे? बिल्कुल हो सकता है कुछ लोग हाँ बोल दे। तो इंडिविजुअल लेवल पे सप्लाई होती है इलास्टिक, बट कंट्री लेवल पे सप्लाई क्या होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक। एंड यार एक और फीचर होता है लैंड का, इट इज परमानेंट, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तुम जाके बम लगा दो तो गायब थोड़ी हो जाएगा, जमीन थोड़ी सी गहरी हो जाएगी, बम फटेगा, सॉइल बाहर आ जाएगी, तो गड्ढा हो जाएगा, पर जमीन जमीन रहेगी, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड यार लैक्स मोबिलिटी, आप लैंड को शिफ्ट नहीं कर सकते। आपके घर के वहां पे बहुत ट्रैफिक होने लगा तो आपने सोचा मैं मेरा घर उठा के कहीं और शिफ्ट कर देता हूं, नॉट पॉसिबल। एंड लैंड एक स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब
उस पे तब तक कुछ नहीं उगेगा, तब तक कोई प्रोडक्शन नहीं होगा जब तक ह्यूमन एफर्ट्स ना लगाया जाए। सो अगर लैंड से आपको आउटपुट चाहिए तो आपको ह्यूमन एफर्ट्स तो लगानी पड़ेगी। एंड यार लैंड की जो फर्टिलिटी होती है, जो यूजेस होते हैं वो डिफर होते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अच्छा उगता है, महाराष्ट्र में गन्ना अच्छा उगता है। क्यों? लैंड की जो फर्टिलिटी वो डिफर करती है। यूजेस भी चेंज होते हैं। कोई घर बनाने के लिए लैंड को यूज करता है, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए, कोई एग्रीकल्चर करने के लिए। सो मोबिलिटी है, लैंड की मोबिलिटी किस पे है? यूजेस पे है, पर फिजिकल मोबिलिटी नहीं है लैंड की, ये याद रखना। अब बहुत हो गया यार लैंड का डिस्कशन, लेबर बेचारा वेट कर रहा है हमारा। सो लेबर की बात करते हैं। लेबर तो मेंटल है, कभी कभार फिजिकल भी होता है, दोनों भी हो सकता है। मतलब मतलब लेबर का मतलब कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन, कोई भी एफर्ट्स जो मेंटल लेवल पे हुए हैं या फिजिकल लेवल पे हुए, उसको आप बोलते हो लेबर। बट इकोनॉमिक रिवॉर्ड का होना जरूरी है। फ्री में कोई चीज कर दी, इट इज नॉट लेबर। तो कोई भी मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड के बदले में लिया गया है, इसको आप बोलते हो लेबर। फीचर्स क्या है साहब लेबर के? सो यार पहला, ह्यूमन एफर्ट से रिलेटेड है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल। पेरिशेबल नेचर है, आज का काम नहीं करा तो गया आज का समय, उसको रिकवर थोड़ी कर पाओगे, कल मैं डबल काम कर लूंगा, नहीं होता, ये सब सोचने की बातें। वीक बार्गेनिंग पावर, क्योंकि पेरिशेबल है, क्योंकि स्टोर करके नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा, तो यार बार्गेनिंग पावर नहीं है। आज जो भाव मिल रहा है उस पर काम कर लो, वरना कल वो भी नहीं मिलेगा। सेल्फ सोर्स है, इनसेपरेबल है, मतलब लेबर और लेबरर को आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप बाल कटवाने गए, कैंची चल रही बढ़िया, सामने वाला बाल काट रहा है आपके, आप कांच में देख रहे हो, फोन की रिंग बजी, उसका फोन आया, फोन पे बात करते करते वो बाहर चला गया, फिर भी कैंची चल रही है, आप कांच में देख रहे हो, आदमी चला गया, कैंची चल रही है अपने आप। चुपचाप उठ के निकल लेना वहां से, कुछ तो गड़बड़ है बॉस, समझे? तो लेबर और लेबरर को आप अलग अलग नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं वेरिएशंस की, रिलेशनशिप्स की, तो यार वेरिएशन में सभी टाइप के जो लेबर होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ अलग होती है, एजुकेशन अलग होता है, स्किल्स अलग होती है, मोटिवेशन टू वर्क अलग रहता है। यार हम विद्योदय वालों की बात कर लो यार, पहले कोर्स कराया, फिर रिवीजन कराया, फ्री में डाउट सॉल्विंग करी, फिर हम पॉडकास्ट भी लेके आ गए। ये सेल्फ मोटिवेशन है, कुछ ना कुछ नया नया करने में मजा आता है स्टूडेंट्स के लिए। सो मोटिवेशन लेवल अलग हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, लेबर टू लेबर एजुकेशन और स्किल भी अलग हो सकता है, बराबर। प्रोडक्टिविटी, अगर एजुकेशन अलग है, स्किल अलग है, फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है, सो यार प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी ना। एंड लेबर का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बनना ही चाहिए, लेबर है एफर्ट लेना, आउटपुट देना इज नॉट लेबर। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि लेबर ने मेहनत करी, एफर्ट्स लिए, उसका आउटपुट निकले, जरूरी नहीं है मैं इतनी एफर्ट ले रहा हूं, मैं बैठ के इतना सारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट एक एपिसोड सुने एंड उसको नींद आ जाए, तो यार वो अगर सो गया इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने एफर्ट नहीं ली। पॉइंट समझ में आया? सो लेबर के लिए प्रोडक्शन होना, आउटपुट मिलना, ये जरूरी नहीं है। लेबर कब बोलूंगा? जब एफर्ट्स लिए, बात खत्म। अब रिलेशनशिप, सो यार वेज रेट में और लेबर सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है? सो यार नॉर्मल है। पहला अगर मैं पॉइंट बोलूं, डायरेक्ट रिलेशनशिप, वेज रेट बढ़ाओगे लेबर सप्लाई बढ़ेगी। यार कंपनी का ओनर आके मेरे को बोल दे, वैसे तो मैं भी ओनर हूं बट एग्जांपल लेना है अपने को, कि अगर किसी कंपनी में मैं जॉब कर रहा होता और वहां का जो सीईओ है, सीएफओ आके बोले कि सर आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, बताओ क्या करोगे हमारे लिए, तो सब ज्यादा काम करूंगा ना, ज्यादा सैलरी दे रहे हो तो। सिंपल सी बात है। सो नॉर्मल रिलेशनशिप क्या है वेज रेट का और लेबर सप्लाई का? तो नॉर्मली, मैं बार बार वर्ड नॉर्मली क्यों बोल रहा हूं वो समझ में आएगा अभी तुमको 2-1 मिनट में। सो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वेज रेट बढ़ेगा तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी, वेज रेट कम हो जाएगा तो मेरे को नहीं काम करना, मजा ही नहीं आ रहा, लेबर सप्लाई कम हो जाएगी, खत्म बात। अब इसी का एक इनवर्स रिलेशनशिप समझो, थोड़ा टेक्निकल है, मैं वो नॉर्मल वर्ड बार बार क्यों बोल रहा था, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी उल्टी चीजें भी पढ़ाऊंगा। सो एक रिवर्स रिलेशनशिप भी है। यार मान लो अभी मेरी एज, अभी तो आई एम क्वाइट यंग यार, मैं 32 की एज का हूं, पर टाइम के साथ साथ मैं थोड़ा सा बुजुर्ग भी होऊंगा, मैं 45-50 के आसपास भी पहुंचूंगा, मेरे बच्चे बड़े भी हो जाएंगे तब तक, एंड पेरेंट्स का भी एकदम वो टाइम होगा 75 प्लस वाला।
सो उस मोमेंट पे जब मैं 50 साल का होऊंगा ना, तब मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करेगा। तब मेरे को मेरे बच्चों को टाइम देना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, मेरे को मेरे पेरेंट्स को टाइम देना इंपॉर्टेंट लगेगा। सो यहाँ पे आगे 50 साल की उम्र में अगर मेरा सीईओ सीएफओ मेरे को बोलता तुम्हारी सैलरी डबल, तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा काम आधा। वो बोल रहे हैं शॉक्ड, उसको लगा था कि सैलरी बढ़ाएंगे तो ज्यादा काम करेगा, मैंने तो बोल दिया सैलरी बढ़े ही बढ़िया, अब मैं आधे ही काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 50 साल की एज में उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ जहां पे अब पैसा बहुत हो गया, करा ली मैंने एफडी, पड़े 2 4 5 करोड़ रुपए बैंक में। अब पैसा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, अब मेरे को मेरी फैमिली को जो टाइम देना ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एट हायर वेज रेट दिस मे बिकम अ रिवर्स रिलेशनशिप, जहां पे वेज रेट बढ़ेगी तो मैं काम कम कर दूंगा, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं एक अपनी एस्टिमेटेड लेवल ऑफ इनकम तक पहुंच चुका हूं, मैं अपनी लाइफ में एक एस्टिमेटेड लेवल ऑफ सेविंग कर चुका हूं, तब जाके ये रिवर्स बिहेवियर आएगा। अब लोअर प्राइस पे भी एक रिवर्स रिलेशनशिप होता है। अपन ने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था, जहां में मैं बार बार नॉर्मली 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 बोल रहा था, वहां पे क्या पढ़ा था कि यार वेज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, वेज रेट कम होगा तो लेबर सप्लाई कम होगी, बराबर। इसका भी एक एक्सेप्शन है। मान लो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, जहां पे 4 5 लोग एक फैमिली में, एंड जो फादर हैं वो काम पे जाते हैं एंड वो इनकम अर्न करते हैं, 15,000 20,000 रुपए जैसे उनकी सैलरी हो जाती है, इनकम हो जाती है मंथली। अगर यार ऐसे केस में उनकी सैलरी ड्रॉप हो जाए, यार कोरोना वरोना आया था, बहुत सारे लोगों की जॉब गई, बहुत सारे लोगों की इनकम कम हुई, समझता हूँ इट इज पेनफुल, बट हमें यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, हमें पॉइंट को समझना है। सो अगर एक इनकम फैमिली की बात करूं कि फैमिली की इनकम अभी चल रही 20,000 रुपए एंड ड्यू टू एनी रीजन वो इनकम कम हो जाती है, 12,000 हो जाती है, 13,000 हो जाती है, तो घर का खर्चा निकलेगा कैसे? डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऐसे में क्या होता है, उस परिवार के और लोग जैसे मदर, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू कर देंगी, आजू बाजू के बच्चों को ट्यूशन देना, या फिर कुछ स्टिचिंग वर्क करना, या पापड़ वापड़ वगैरह बना के बेचना, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। अगर बच्चे थोड़े से बड़े समझदार है, कॉलेज गोइंग है, तो वो ट्यूशन वगैरह काम कर लेंगे, हो सकता है डेटा ऑपरेटिंग का कुछ काम ढूंढ ले, कुछ भी, दे ट्राई टू हेल्प द फैमिली। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब वेज रेट कम हुई ना, तो घर के बाकी लोगों ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, तो लेबर सप्लाई बढ़ी ना। सो यार कितना विचित्र रिलेशन है वेज रेट और लेबर सप्लाई का। पहला पॉइंट क्या था, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मैं बोलूंगा वेज रेट बढ़ेगी तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी, वेज रेट कम होगा तो लेबर सप्लाई कम होगी। फिर हमने बात करा कि अगर 50 के आसपास की एज है एंड मैंने मेरी जो जितनी सेविंग्स थी, टारगेट वगैरह सब अचीव कर लिए फाइनेंशियली, यहां पे अगर आप मेरा लेबर रेट बढ़ाओगे तो मैं काम आधा कर दूंगा, क्योंकि मम्मी को टाइम देना है, क्योंकि घर पे बच्चों को टाइम देना है। एंड यार तीसरा रिलेशनशिप क्या था कि अगर अपन एक लोअर मिडिल क्लास की बात करें, वहां पे अगर इनकम कम हो गई, वेज रेट कम कर दिया, तो घर के और भी लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे लेबर सप्लाई बढ़ेगी, तो ये गया रिवर्स रिलेशनशिप एट लोअर प्राइस। तो आई हो गेस ये सारी चीजें अपने को एकदम रिकॉल हो चुकी है। तो यार लेबर में थोड़ा इमोशनल हो गए अपन। अब बात करते हैं कैपिटल की। बॉस कैपिटल, प्रोड्यूसर का पूरा जेब में जो दम होता है ना, पावर, गर्मी, गर्मी से नोरा की याद तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को, मेरे को आ जाती कई बार। सो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल क्या है, देखो दो टर्म होती है यहाँ पे, एक होती है वेल्थ, एक होता है कैपिटल। वेल्थ का मतलब होता है टोटल आपके पास जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, टोटल जो आपके पास पैसा है, दैट इज वेल्थ। है मेरे पास 50 करोड़ रुपए, अज्यूम कर लो ना क्या जा रहा है तुम्हारा, चलो तुम्हारे मन में रहे, कुछ तो भी है ही नहीं आपके पास, तो अबे मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मेरी बातें सुनो। सो अज्यूम करो मेरे पास टोटल 50 करोड़ रुपए है, बराबर, जिसमें से है ना 40 करोड़ रुपए मैंने मेरे कबर्ड में, बता रहा हूं राज की बात है, किसी को बताना मत, मैंने मेरे कबर्ड में ड्रॉर के अंदर 40 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है। क्या कर रहा है वो कैश अंदर कबर्ड में, वो सो रहा है, कोई काम करता है नहीं, कुछ नहीं करता, वो बस सो रहा है कबर्ड के अंदर। उस 40 करोड़ रुपए को मैंने किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज नहीं करा है। सो गाइस टोटल मेरे पास 50 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 40 करोड़ रुपए मेरे कबर्ड में सो रहे हैं। हाँ, 10 करोड़ रुपए मैंने किसी बिजनेस में लगा रखे हैं, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा रखे हैं। तो अब समझना, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपकी वेल्थ कितनी है, तो मैं बोलूंगा 50 करोड़।
कोई मुझसे पूछे कि सर आपका कैपिटल कितना है, तो मैं बोलूंगा 10 करोड़। जो 10 करोड़ मैंने किसी बिजनेस एक्टिविटी में लगाए, जो मैंने किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज करे, दैट इज कैपिटल। एंड वो जो 40 करोड़ रुपए सो रहा है ना कबर्ड में, वो मेरा कैपिटल नहीं है। वेल्थ है पर कैपिटल नहीं है। इसका मतलब वेल्थ एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। टोटल आपके पास जो पैसा है दैट इज वेल्थ। उसमें से वो हिस्सा जो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाया, दैट इज योर कैपिटल। सो ऐसे करके मैंने तुम्हें कैपिटल का मतलब समझा दिया। अब यहां पे हमें और क्या चीजें समझनी है। कैपिटल एक प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। बोले तो कैपिटल को बनाने वाला इंसान है, ये भगवान ने नहीं बनाया। जैसे लैंड था ना, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, भगवान ने दी हमें लैंड। कैपिटल भगवान ने नहीं बनाया। भगवान को पैसे वैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कैपिटल बनाने वाला कौन? इंसान। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोल लो या मैन मेड मीन्स बोल लो, बात तो एक ही है। एंड यार कैपिटल का एक बहुत बेहतरीन फीचर होता है मोबिलिटी। ना व्हाट इज मोबिलिटी? आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। इंडिया में आपके पास पैसा है, आप यूएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप रशिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आया ये चीज? सो कैपिटल इज मोबाइल, शिफ्ट हो सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। एंड अगर मैं बात करूं कैपिटल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट की, कैपिटल फॉर्मेशन की। सो यार व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन इज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन द कंट्री। है कैपिटल फॉर्मेशन इज द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल ऑफ अ कंट्री। कुछ समझ में नहीं आया हमको तो सुनो, ये जो रियल कैपिटल बोल रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कैपिटल गुड्स, मशीनरी। तो जब ये आपकी कंट्री में मशीन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी कंट्रीज में मशीन्स ज्यादा होंगी, तो मैं बोलूंगा कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। सो कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग, इट इज द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ, मतलब क्वांटिटी ऑफ मशीनरी। मशीनरी को बोल दिया रियल कैपिटल, बात खत्म। अब तुम बोलोगे कि यार कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो बता दो यार सर, हम तो भूल गए। तो यार कैपिटल फॉर्मेशन चालू होता है सबसे पहले सेविंग्स से। सेविंग्स नहीं होंगी तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, इकट्ठा करना पैसे को। बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट ही काम करते हैं। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। जब तक ये पैसा जो आपने सेव करा है उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कराओगे, तब तक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं होगा बॉस। सो यार ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करा कैपिटल का शॉर्ट में। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें जो बाकी की थ्योरी थी, एंड टाइम पे एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले अगर रिवाइज नहीं भी करा चल जाएगा। अब हम बात करते प्रोडक्शन के टेक्निकल पोर्शन की, बिकॉज यार पूरे प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग एरियाज हैं वो है टेक्निकल वाला पार्ट। सो यार बात करते हैं अब सीधे प्रोडक्शन फंक्शन के टेक्निकल वाले पार्ट की। सो गाइस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो यार इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फंक्शनल क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों को क्वांटिटीज में मेजर करते हैं, रुपीज में नहीं। ये इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जहां पे इनपुट और आउटपुट दोनों का कैलकुलेशन, दोनों का मेजरमेंट यूनिट्स में होगा, रुपीज में नहीं होगा। सो आप प्रोडक्शन फंक्शन में ये समझना चाह रहे हो कि गिवन इनपुट से मैक्सिमम आप कितना आउटपुट निकाल पाओगे, या फिर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फिनिश गुड के आउटपुट के 10 यूनिट बनाने हैं तो मिनिमम कितना इनपुट लगेगा, आप ये स्टडी करना चाहते हो। तो यार प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप। आप ये जानना चाहते हो कि गिवन इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कितना बन सकता है, या गिवन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए मिनिमम इनपुट आप क्या यूज करोगे। एंड यार इन सब पंचायत में इंटरेस्ट किसको है? मेरे को तो नहीं है, क्योंकि यार ये सब चीजों को जानने का काम प्रोड्यूसर का होता है। सो हु वांट्स टू नो? इंडिया वांट्स टू नो? नहीं यार, मैं अर्नब नहीं हूं। सो बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, ये कौन स्टडी करना चाहता है? प्रोड्यूसर। क्यों स्टडी करना चाहता है? ताकि वो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सके। जब तक प्रोड्यूसर को यही नहीं पता चलेगा कि कितना बनाने पे कितना इनपुट लगता है, तब तक वो कॉस्ट ही नहीं डिसाइड कर पाएगा। एंड इसी बीच आ जाते हैं हमारे बीच में कॉब डुगलस साहब। तो यार कॉब डुगलस साहब ने एक इक्वेशन दी, Q इज इक्वल टू के L टू द पावर A C टू द पावर 1 माइनस A। तो ठीक है, इक्वेशन तुम लोगों को अभी तक याद हो चुकी होगी, बट मैं रिकॉल कराना चाहता हूं कि कॉब डुगलस साहब ने जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रिसर्च करी थी, उसके हिसाब से उनका जो वेरिएबल फैक्टर था ना, लेबर,
दैट वाज 3/4, मतलब 75% ऑफ द टोटल इनपुट। जब भी आप कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे तो जो टोटल इनपुट यूज करोगे उसका 3/4 बोले तो 75% आप वेरिएबल फैक्टर यूज करोगे, मतलब लेबर, एंड जो फिक्स फैक्टर होगा कैपिटल वो आप यूज करोगे 1/4, मतलब 25%। सो कॉब डुग्लस आपकी इक्वेशन तुम लोगों को याद होगी, Q इज इक्वल टू के, ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर था, L टू दी पावर ए, लेबर का पावर हो गया ए, कैपिटल का हो गया 1 माइनस ए। उन्होंने जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रिसर्च करी उसके हिसाब से अगर आप टोटल इनपुट 1 यूज करते हो तो आपके टोटल इनपुट का 75% विल बी वेरिएबल फैक्टर एंड 25% विल बी द फिक्स फैक्टर। खत्म होगी बात। अब जरा कॉब डुग्लस आपसे आगे बढ़ते हैं अपन। सो अब अपन बात करेंगे शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड की। सो यार शॉर्ट पीरियड क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन में? एक इतना छोटा समय जिसके अंदर आपके पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप 2 3 4 5 फैक्टर्स यूज करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, एक फैक्टर कम से कम ऐसा होगा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी? जिसके अंदर कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होना चाहिए, बाकी वेरिएबल हो सकते हैं, बट एक फैक्टर कम से कम क्या होगा? फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकता। एंड जिस दिन आपका वो लास्ट फैक्टर आप इंक्रीज कर पाओगे ना, उस दिन आप शॉर्ट रन से निकल के लॉन्ग रन में चले जाओगे। सो यार लॉन्ग पीरियड लॉन्ग रन का मतलब है जिस दिन आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर सकते हो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन। बात खत्म हो जाती है। अब पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट पीरियड की। सो यार शॉर्ट पीरियड को अगर मैं जल्दी से रिवाइज करवाऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब पूरे इकोनॉमिक्स में होता है एडिशनल, एंड यार प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया एडिशनल आउटपुट। एडिशनल आउटपुट आपको किसकी वजह से मिलेगा? ड्यू टू यूजिंग 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। ध्यान से सुनना, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एडिशनल आउटपुट, ये सबको पता है। रीजन क्या? रीजन है 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो सब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं? वो लोग बोल देते हैं 1 मोर इनपुट। गलत भाई, फिक्स इनपुट तो चेंज ही नहीं होता ना। तो आपको जो एक्स्ट्रा आउटपुट मिला वो वेरिएबल इनपुट की बदौलत मिला। सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशनल आउटपुट ड्यू टू 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। ये हमें याद रखना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्ट एक और टर्म यहां पे। टोटल का मतलब होता है सम और प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? इट इज द सम ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आपने एक के बाद एक यूनिट यूज करा, वेरिएबल का फिक्स तो कुछ करता ही नहीं शॉर्ट पीरियड में। सो जैसे जैसे आपने एक के बाद एक वेरिएबल इनपुट को यूज करा, उन सब से मिलने वाले आउटपुट को आप ऐड कर लो, आपको मिल जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। सम टोटल ऑफ आउटपुट डेराइव फ्रॉम यूजिंग ऑफ ऑल वेरिएबल इनपुट्स। जितने भी वेरिएबल इनपुट यूज करें उन सबसे मिलने वाले आउटपुट को ऐड कर दो तो टोटल प्रोडक्ट हो गया। एंड यार एवरेज प्रोडक्ट, पूरे इकोनॉमिक्स में एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। ओके, सो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब हो गया आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। एवरेज बेसिस पे एक वेरिएबल इनपुट पे आपको कितना आउटपुट मिला, इसी को तो बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। सो यार तीनों टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर ली, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब यार बात करते हैं रिलेशनशिप की, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों की एज में रिलेशनशिप से ज्यादा इंटरेस्ट तो और किसी बात में होता नहीं है। सो यार हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट पीरियड में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता है, जो एमपी और टीपी का रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में। सो यार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमें क्या बताता है कि शॉर्ट पीरियड में जब आप वेरिएबल फैक्टर्स के इनपुट एक एक करके बढ़ाओगे तो आपके मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो यार फर्स्ट स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, सेकंड में डिक्रीज होता है एंड फिर नेगेटिव हो जाता है। सो यार यहाँ पे मैं तुम लोगों को है ना थोड़ा सा याद कराने के हिसाब से इसको कनेक्ट करूंगा एक प्लेन से। फ्लाइट होती है ना एरोप्लेन, उससे। अगर शॉर्ट जर्नी है, आपको इंदौर से मुंबई जाना है, हार्डली आधा घंटा लगता है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन में पता ही नहीं चलता यार कि फ्लाइट ने कब टेक ऑफ करा, ने कब लैंड कर गई। बस डर लगा रहता है मन में कि क्रैश नहीं हो जाए। सो यार मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करते, उनके मन में हमेशा डर लगता है कि कहीं ये हमारे जीवन की लास्ट फ्लाइट तो नहीं होगी, कहीं ये फ्लाइट क्रैश तो नहीं हो जाएगी। तो सोचो, जब इंदौर से मुंबई की फ्लाइट होगी तो सबसे पहले होगा टेक ऑफ, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है,
एंड यार शॉर्ट ड्यूरेशन है, मुंबई तक ही तो जाना है, फ्लाइट टेक ऑफ लेती नहीं है एंड लैंडिंग प्रोसीजर चालू हो जाते हैं। सो मैं तो बस फ्लाइट में बैठा, टेक ऑफ हुआ एंड मैं बस सेटल हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो अब एयर होस्टेस आएगी तो अपन देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे कि वो क्या लेके आई है, मतलब खाने में क्या देगी वो देखेंगे, डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके। सो इंदौर से फ्लाइट ने जस्ट टेक ऑफ करा, मैं जस्ट सेटल हुआ एंड यार उतनी देर में तो अनाउंसमेंट हो जाता है कि कृपया अपनी सीट की पेटी बांध ले, हम लोग लैंड करने वाले हैं। सो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट पहले टेक ऑफ लेगा एक फ्लाइट की तरह, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, तुरंत बाद लैंडिंग प्रोसीजर चालू हो जाते हैं। मतलब अब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होगा, गिरेगा एंड मेरे मन में डर क्या चल रहा है कि साला क्रैश नहीं हो जाए। तो क्रैश नहीं हो जाए मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव ना हो जाए। सो यार कितना इजी है ना याद करना एक फ्लाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट जर्नी है, फ्लाइट पहले टेक ऑफ लेगी, क्योंकि शॉर्ट है तो तुरंत लैंडिंग प्रोसीजर चालू हो जाएंगे एंड बस क्रैश नहीं होने देना है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, बस नेगेटिव नहीं होने देना है। समझ में आई बात? अब रिलेशनशिप, एमपी और टीपी का रिलेशनशिप। तो यार स्टेज 1 में जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है ना, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। पूरे इकोनॉमिक्स में किसी भी चैप्टर का अगर आप टोटल ले लोगे, चाहे तुम टोटल प्रोडक्ट बोलो, टोटल रेवेन्यू बोलो, टोटल कॉस्ट बोलो, टोटल का जो नेचर होता है ना मेरे भाई, वो हमेशा मार्जिनल डिसाइड करता है। पॉइंट समझ में आया ये? सो अगर मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है, अगर मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अगर 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 मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बाय चांस नेगेटिव हो गया ना, तो टोटल प्रोडक्ट के वांदे हो जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो यार एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो जल्दी से। स्टेज 1 मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। स्टेज 2 मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। एंड फाइनली जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक जल्दी से रिकैप। अब अगर हम बात करें आगे की, सो यार हमने अभी बात करी शॉर्ट पीरियड की, हमने बात कर ली एमपी और टीपी के रिलेशनशिप की। सो क्या एपी और एमपी में भी कोई रिलेशनशिप था? क्या एमपी और एपी में भी कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं? बिल्कुल हाँ। देखो साहब, जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, बट दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो आंसर होगा आपका मार्जिनल। जब दोनों फॉल होंगे, आई रिपीट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होगा तो एवरेज प्रोडक्ट भी फॉल होगा, बट अब बड़ा कौन होगा? एपी। एंड जब एमपी और एपी इक्वल होंगे तो एपी उसके मैक्सिमम पे होगा। तो यार एक बार जल्दी से वापस बोल दूं, फर्स्ट स्टेज एमपी इंक्रीजेस, एपी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट बड़ा कौन होगा? एमपी। नेक्स्ट जब एमपी और एपी इक्वल है तो एपी उसके मैक्सिमम पे होगा। एंड थर्ड जब एमपी फॉल होगा तो एपी भी फॉल होगा, पर अब कौन बड़ा होगा? एपी। अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से करना चाहता हूं कि हमें 12th में ये सिखाया गया था कि स्टेज 1 कहां तक? जहां तक एमपी मैक्सिमम है। बट भाई हमारे सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में, इनफैक्ट ये टेक्निकली सही भी है, तो सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल को क्यों मैं ऐसा मतलब हाईलाइट कर रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है कि स्टेज 1 वहां तक होता है जहां पे एपी मैक्सिमम पे होता है। करेक्ट योरसेल्फ। अगर तुम्हें ये याद है ना कि स्टेज 1 वहां तक जहां पे एमपी मैक्सिमम होता है, गलत है ये। स्टेज 1 वहां तक होता है जहां तक एपी मैक्सिमम होता है। इसका मतलब स्टेज 1 में एमपी इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाता है। 1 या 2 यूनिट ऐसे होंगे स्टेज 1 के जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल भी हो रहा है। सो बस ये ध्यान रखना, 1-2 एमसीक्यू गलत करने से बच जाओगे। अब बात करते हैं हम आगे की। अजम्पशंस क्या है? जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी करते हो तो यहाँ पे अजम्पशंस क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट होना चाहिए। इनपुट और आउटपुट, क्या हम रुपीज में बात नहीं करेंगे, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। सिर्फ एक ही फैक्टर को वेरिएबल रखेंगे, बाकी सबको फिक्स्ड। एंड फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में ऐसा कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है जो आपको फॉलो करना है। मतलब जो प्रपोर्शन होता है ना दो फैक्टर्स के बीच का, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो यार ये कुछ बेसिक अजम्पशंस थे लॉ के, मैं नहीं भी रिवाइज करवाता तो चल जाता, दैट इज फाइन विथ यू।
अब सोचो आगे और क्या है। तो यार शॉर्ट पीरियड का रिवीजन हो गया, रिलेशनशिप भी स्टडी कर ली। तो यार एक बार बात करें लॉन्ग पीरियड की, क्या बोलते हो? मुझे एक बात बताओ, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग ड्यूरेशन, मुझे यहां से जाना है सिंगापुर, भाई 3-4 घंटे लगते हैं उसमें। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि फ्लाइट ने टेक ऑफ करा है तुरंत ही लैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, मैं फ्लाइट में बैठा, बराबर, फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट ने टेक ऑफ करा, बराबर। अब फ्लाइट जब हवा में ऊपर पहुंच गई है ना, अब 2 घंटे तक फ्लाइट सीधी चलेगी। एंड जब 2 घंटे फ्लाइट चली गई है तो पायलट पे ट्रस्ट आ जाता है कि नहीं नहीं बढ़िया चला रहा है, चलान दो उसको। बात तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे मेरे को ऑब्जेक्शन होता तो उसको हटा देते, पर एनीवेज छोड़ो। सो यार फ्लाइट ने टेक ऑफ करा, फ्लाइट ऊपर एयर में पहुंची, एंड अब वो स्ट्रेट चल रही है। तो जब वो स्ट्रेट चल रही तो 2 घंटे तक स्ट्रेट चल रही है। सो अब क्रैश व्रैश का तो डर हट जाता है यार, ठीक है, इट इज फाइन, मतलब अब सेटल हो गए। अब 2 घंटे ना निकाले नहीं निकलते, पता है, क्योंकि फ्लाइट की जो सीट्स होती है वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है यार, घुटने ही नहीं आते। मेरी तो हाइट लंबी है, सो मेरे को घुटने का बहुत प्रॉब्लम होता है, तुम में से भी बहुत सारे लोगों तो होता होगा। सो फ्लाइट ने टेक ऑफ करा, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। फिर हवा में ऊपर पहुंच के सीधा चला, मतलब कांस्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है लॉन्ग रन में। एंड फिर 2 घंटे बाद जब आप पक जाते हो, सारी मैगजीन्स पढ़ लेते हो, सारी हेयर होस्टेस को देख लेते हो, मतलब जो वो लेके आई थी वो सब देख लिया आपने, डोंट गेट मी रॉन्ग अगेन। तो उसके बाद एक फाइनल मोमेंट आता है जहां पे पायलट अनाउंस करता है कि आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, हम लैंड करने वाले हैं। उसके बाद वो फ्लाइट लैंड होती है। सो लॉन्ग रन में मार्जिनल प्रोडक्ट का नेचर क्या, पहले फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, मतलब एमपी इंक्रीज होगा, फिर फ्लाइट सीधी चलेगी, मतलब कांस्टेंट होगा एमपी, एंड फाइनली वो लैंड करेगी तो एमपी डिक्रीज हो जाएगा, खत्म हो गई बात। सो ये था नेचर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इन लॉन्ग रन। अब जब मैं बोल रहा हूं कि फ्लाइट टेक ऑफ लेगी, इसका स्टेज का कोई नाम है? बिल्कुल है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब मैं सेकंड लेवल पे बोल रहा हूं कि फ्लाइट सीधी चलेगी, तो क्या इसका कोई नाम है? बिल्कुल है, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। एंड जब मैं बोल रहा हूं स्टेज 3 में फ्लाइट लैंड करेगी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, इसका कोई नाम है क्या? हाँ, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। बहुत ही बढ़िया यार, शानदार, तुम लोगों को याद आ गया। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, बराबर, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय इंक्रीजिंग रिटर्न्स? इसका मतलब है चेंज इन आउटपुट विल बी ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट। आपने इनपुट डबल करा, आउटपुट 3 टाइम्स हो गया। आपने इनपुट 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो आउटपुट 5 टाइम्स बढ़ गया। आउटपुट में ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू इनपुट। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर मैं बात करूं स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स की, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो यार इसका इंटरप्रिटेशन है कि चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट। इनपुट डबल करा, आउटपुट डबल, इनपुट ट्रिपल करा, आउटपुट ट्रिपल, इनपुट 5 टाइम्स करा तो आउटपुट भी 5 टाइम्स। जितना चेंज इनपुट में हो रहा है उतना ही चेंज आउटपुट में हो रहा है। दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स। एंड अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेज की, डिक्रीजिंग रिटर्न्स की, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या? इनपुट में ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू आउटपुट। इनपुट 5 टाइम्स बढ़ाया, आउटपुट 3 टाइम्स ही बढ़ा, यह डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अच्छा सर, ये तो ठीक है यार, ये समझ में आ गया हमको, ऐसा होता क्यों है? ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स कैसे, थोड़ा सा समझाओ। तो अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें समझनी पड़ेगी, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यार इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के फायदे। और डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के नुकसान। सो अगर मैं बात करता हूं स्टेज 1 की इंक्रीजिंग रिटर्न, जहां पे आउटपुट ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू इनपुट, इसका रीजन होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, लार्ज स्केल पे काम करने के फायदे। बट अगर मैं बात करूं स्टेज 3 की, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, जहां पे आउटपुट कम चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू इनपुट, इसका रीजन होता है व्हाट? इसका रीजन होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल पे काम करने के नुकसान। सर बीच वाला नहीं बताया? अरे सुको ना भाई, बीच वाला क्या है? स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट, बराबर। इसका रीजन है सम इकोनॉमीज सम डिस इकोनॉमीज, कुछ फायदे और कुछ नुकसान आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं, तो रिटर्न कैसा आता है? कांस्टेंट। हो गई बात ये हमारी। अच्छा सर, अब सर यहां पे तो आपने रीजन बता दिए, बट वो जो शॉर्ट पीरियड था जहां पे एमपी पहले इंक्रीज होता था फिर तुरंत लैंड करता था एंड फिर क्रैश होने से बचाना था, उसके क्या रीजंस थे?
तो यार अगर मैं बात करूं शॉर्ट पीरियड की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की, स्टेज 1 जहां पे एमपी बढ़ रहा है, एमपी इज इंक्रीजिंग, उसके रीजंस क्या? तो पहला था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। आपको पॉइंट के अंदर का भी एंड टाइम पे रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, हेडिंग्स याद होनी चाहिए। तो पहला क्या था? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। दूसरा इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। तीसरा बेटर कोऑर्डिनेशन। खत्म होगी बात। सर स्टेज 2 के रीजंस। सो यार सेकेंड स्टेज जहां पे फ्लाइट लैंड कर रही है, एमपी फॉल हो रहा है, तो उसके रीजन क्या थे? पहला फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, दूसरा इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, एंड तीसरा पुअर कोऑर्डिनेशन। खत्म हो गई बात। सर एक आखिरी चीज, वो एमपी नेगेटिव कब होता है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट। 8 लोगों का काम था, नौकरी पे 10 लोगों को रख लिया, 2 लोग देखने के लिए तो एम्प्लॉयड है पर एक्चुअली कोई वैल्यू एडिशन थोड़ी हो रहा है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन फॉर नेगेटिव एमपी। ये भी खत्म हो गया सर। सर तो प्रोडक्शन के टेक्निकल पार्ट में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? देखो वैसे तो सारी चीजें मैंने समझा दी, बट फिर भी कुछ चीजें अपन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर को कौन से स्टेज पे ऑपरेट करना चाहिए? आपके पास 3 स्टेज है यार, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। सो एज अ प्रोड्यूसर आपको कौन से स्टेज पे ऑपरेट करना चाहिए, एरिया ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। यार देखो स्टेज 1 कौन सा है? जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको एज अ प्रोड्यूसर बहुत मजा आ रहा है, हर अगले इनपुट पे आपको ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो स्टेज 1 पे तो आप रुकोगे ही नहीं। स्टेज 1 पे तो आपको पता है ना कि हर अगले इनपुट पे आपको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, तो आप आगे जाते जाओगे एंड स्टेज 1 पे तो आप रुकोगे नहीं, तो आप क्रॉस कर लोगे। अब आ गए आप स्टेज 2 पे। सो गाइस स्टेज 2 पे अब क्या हो रहा है? आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, हर अगले इनपुट पे आपको कम आउटपुट मिल रहा है। सो मजा नहीं आ रहा। अब आप सोच समझ के आगे जा रहे हो, फूक फूक के, वो बोलते हैं ना छाछ को भी फूक फूक के पीना, तो आप बहुत सोच समझ के अपना अगला कदम रख रहे हो। आपके आगे जाने की स्पीड स्लो हो गई है क्योंकि आपको हर अगले इनपुट पे आउटपुट कम मिल रहा है। सो सेकेंड स्टेज तो आप एंटर कर ही चुके हो, बट अब आप आगे जाने की स्पीड स्लो कर चुके हो। स्टेज 3 में अगर घुसे ना, सो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, लेने के देने हो पड़ जाएंगे। जाना है आगे तुमको, भेजो तुमको आगे, तो यार स्टेज 3 में तो तुम जाओगे नहीं। स्टेज 1 तुम क्रॉस कर चुके हो, तो बॉस तुम स्टेज 2 में रह जाओगे ना। सो एरिया ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन, एक प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में ऑपरेट करेगा? आंसर है स्टेज 2। इनफैक्ट पता है बुक्स में हमारे मॉड्यूल पे मैं तो गाली देता नहीं, तुमको तो पता है मैं बहुत सभ्य आदमी हूं, बट हमारे मॉड्यूल में स्टेज 1 और स्टेज 2 को गाली दे रखी है। उन्होंने बोला है दीज स्टेजेस आर कॉल्ड स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी या फिर इकोनॉमिक नॉनसेंस। मतलब नॉनसेंस बोल दिया भाई बुक में, मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं किसी को, सभ्य आदमी हूं मैं तो। स्टेज 1 और स्टेज 3 को इन्होंने नेगेटिव बोला है, इकोनॉमिक एब्सर्डिटी या इकोनॉमिक नॉनसेंस, ये याद रखना। एंड एक प्रोड्यूसर कहां काम करेगा? स्टेज 2 में, बराबर। अब हमने बात करी थी इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज की, तो यार थोड़े से उसके पॉइंट एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी भी 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इकोनॉमी या इंटरनल डिसइकोनॉमी का मतलब ऐसे सारे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में, जिन फैक्टर्स का इंपैक्ट सिर्फ आपके ऊपर आएगा, ये होता है इंटरनल इकोनॉमी। बट यार एक्सटर्नल इकोनॉमी का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है एंड इनका इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे आएगा, आपके अकेले के ऊपर नहीं आएगा। सो यार इंटरनल का मतलब मेरे कंट्रोल में, इंपैक्ट सिर्फ मेरे ऊपर आएगा। एक्सटर्नल मेरे कंट्रोल में नहीं है, इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आएगा। सो अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरनल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी की, तो पहला पॉइंट है टेक्निकल। बड़े स्केल पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक मशीन लेके आओगे, फायदा, बट उसका जो मेंटेनेंस है वो भी हैवी पड़ेगा, डिसइकोनॉमी। मैनेजरियल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी, बड़े स्केल पे काम करोगे तो आईआईएम के बंदे को भी हायर कर सकते हो, 1 करोड़ का पैकेज दोगे तो भी सस्ता ही पड़ता है क्योंकि आपका आउटपुट बहुत बड़ा है। बट डिसइकोनॉमी, कोई भी इंसान हो, आईआईएम से पास क्यों ना हो, भगवान तो है नहीं, एक लिमिटेड एरिया होता है उसका मैनेजमेंट का, जिसको आप बोलते हो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर जरूरत से ज्यादा काम आपने एक ही आदमी को दिया तो मैनेजमेंट डिसइकोनॉमी भी बन सकती है। कमर्शियल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी, जब आप बड़े स्केल में बड़ी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो आपको सस्ता मिलता है, कमर्शियल इकोनॉमी। बट इसी का एक डिसइकोनॉमी भी आपको फेस करने को मिल सकता है, जब आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी में परचेज करने जाते हो ना,
तो सप्लायर को पता है उसके अलावा आपको कोई इतने बल्क में क्वांटिटी दे ही नहीं सकता, तो हो सकता है वो आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करना चालू कर दे आपकी मजबूरी को समझते हुए। सो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है कमर्शियली। फाइनेंशियल इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी, बड़ा लोन लोगे तो सस्ता मिलेगा। मेरे जैसा गरीब आदमी लोन लेने जाता है तो बैंक वाले किडनी मांग लेते हैं। मजाक कर रहा हूं, किडनी नहीं मांगते, बट 15-16% इंटरेस्ट मांगते हैं। बट अगर अंबानी भाई जाते हैं तो 9, 9.5, 10% पे लोन सैंक्शन हो जाता है। सो बड़े लेवल पे जब आप काम करते हो तो इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो कम मिलता है। इकोनॉमी। डिस इकोनॉमी क्या होगी? अरे यार भाई, बड़े लोन पे ब्याज भी तो ज्यादा देना पड़ता है। मेरा टोटल लोन का जो एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट का, दैट इज 1 लाख रुपए साल का। अंबानी भाई का 1 लाख का होगा? नहीं, अंबानी का होगा 1 लाख करोड़ का अप्रोक्सीमेटली। रिस्क बियरिंग, जब आप बड़े स्केल पे काम करते हो तो आप डाइवर्सिफाई करते हो। आईटीसी कंपनी को देख लो, सिगरेट भी बनाती है, नोटबुक भी बनाती है, बिस्किट भी बनाती है, कपड़े भी बनाती है, कुछ ना कुछ तो बिकेगा ना। तो आपने अपनी रिस्क को कट कर दिया, तो दिस इज फायदा। बट अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपना पूरा एक्सपेंशन एक ही लाइन में कर दिया, तो उन्होंने तो अपनी रिस्क बढ़ा दी, तो ये फिर हो जाएगा डिस इकोनॉमी वाला पॉइंट। सो गाइस, ये हमने अभी डिस्कस करा इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। कौन सी वाली? इंटरनल। अब अगर मैं जल्दी से एक बार बता दूं एक्सटर्नल वाली, तो अगर पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, ये पूरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी इंडस्ट्री में लगने वाली जो मशीन्स हैं, वो कैपिटल इक्विपमेंट हम लोगों को सस्ते और अच्छे मिलना चालू हो जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी हमें फायदे मिलेंगे। लोग हमारे लिए रिसर्च और इनोवेट करेंगे एंड हमें नई नई मशीन्स ला के देंगे। अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो कॉलेजेस होंगे जो हमारी इंडस्ट्री को अच्छे एजुकेटेड स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको जॉब मिल सके। तो हमें स्किल्ड लेबर अच्छा मिल जाएगा ना, सस्ता, बिना एफर्ट्स लिए। एंड यार, ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जो हमारी सपोर्ट इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कोचिंग क्लास के लिए हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सब एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है, तो ये सब भी अपने आप ग्रो हो जाएगी। एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग फैसिलिटी, ये और फायदे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के, अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं। सो यार गाइस, यहां पे आके हमने पूरा प्रोडक्शन फैक्टर, मतलब पूरा प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर हमने पूरा रिवाइज कर लिया, थ्योरेटिकली भी एंड प्रैक्टिकली भी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले कॉस्ट फंक्शन। एंड गाइस, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कॉस्ट फंक्शन कितना इंपॉर्टेंस रखता है।